वह त्योहार का दिन था। हर कोई त्योहार का आनंद ले रहा था। तभी पड़ोस की रीटा आंटी छत पर कपड़े सुखाने आई। तभी उसने शीतल को देखा और पूछा कि शीतल क्या कर रही है। शीतल ने कहा कि अब घर का काम निपट गया है। तभी पता चला कि घर में आटा खत्म हो गया है, तो यहाँ मैं गेहूं साफ कर रही हूँ। आज रविवार है, इसलिए सभी ने जमकर नाश्ता किया है। इसलिए आज दोपहर को सभी लोग देर से खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा तब तक मैं गेहूं साफ कर लेती हूँ। यह सुनकर रीटा आंटी बोली, शीतल तुम ये सब काम अकेले कैसे कर सकती हो, अब हम ये नहीं कर सकते। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ आंटी, घर का काम है तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर वह फिर से गेहूं साफ करने लगी। और कुछ मिनट बाद रीटा आंटी नीचे चली गईं। शीतल का दिमाग गुस्से से फट रहा था, क्योंकि पिछले 4 घंटों में उन्होंने नाश्ते से 50 किलो गेहूं साफ कर लिया था। लेकिन घर के किसी भी सदस्य ने उनसे मदद तो दूर पानी के लिए भी नहीं पूछा। शीतल का शरीर भी अब जवाब दे रहा था, और घर की नौकरानी को सब कुछ पता होने के बावजूद शीतल के प्रति उन लोगों का व्यवहार देखकर शीतल छत पर जाकर रोने लगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिलें। तो चलिए कहानी जारी रखते हैं। अब ये रोज का ड्रामा खत्म हो गया था। शीतल की सास, उसकी जेठानी और देरानी सभी उसके साथ हर समय ऐसा करती थीं। वह शीतल को काम सौंप देती थी और बीमार होने का नाटक करती थी, और पूरे दिन बेडरूम में ही रहती थी या फिर बच्चों की देखभाल करती थी। शीतल की जेठानी का एक लड़का था जो 10 साल का था, और उसकी देरानी का एक लड़का था जो 1 साल का था, और शीतल की 2 लड़कियां थी, 8 साल की एक लड़की और 4 साल की एक लड़की। इस वजह से शीतल की सास शीतल पर कुछ ज्यादा ही जुल्म करती थी। शीतल की सास के साथ साथ शीतल की दोनों देरानी और जेठानी भी शीतल पर हुकूम चलाने लगी। आज उसकी सास कैलाश ने कहा कि शीतल आज सबको अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाए, फिर हम सब मिलकर घर की सफाई करेंगे, फिर हम गेहूं साफ करेंगे, और कल हम पापड़ बनाएंगे। लेकिन नाश्ते के बाद ऐसा लगा जैसे घर पर कोई नहीं है। सभी आदमी अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकले। वहीं घर की अन्य महिलाएं अपने कमरे में एसी चालू कर आराम करने लगी। उसकी पत्नी ने तबीयत खराब होने का नाटक किया और अपने कमरे में चली गई। वहीं उसकी देरानी लड़के को बचाने दादी के लिए कमरे में चली गई। ऐसा हर दिन होता था। कमरे में जाकर कोई मोबाइल फोन देख रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, लेकिन एकमात्र बहाना था खराब स्वास्थ्य। किसी की पीठ दर्द करती है, किसी के गले में खराश है, और उसकी सास बदन दर्द का बहाना करके अपने कमरे में सोती थी। शीतल को हर बार इसी तरह बेवकूफ बनाया जाता था, और शीतल को पूरा दिन अकेले ही घर का काम करना पड़ता था। और तो और उसकी सास और देवरानी जेठानी को भी सुनना पड़ा। इन्हीं सब कारणों से वह छत पर रो रही थी। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने आंसू पोंछे और नीचे आ गई, और फिर अपने लड़कों को नहलाकर तैयार किया, और फिर लंच बनाने के लिए दोबारा किचन में चली गई। भोजन तैयार करने के बाद उसने सभी को खाने के लिए आमंत्रित किया। कुछ मिनट बाद सभी लोग वैसे ही कमरे से चले गए, मानो बहुत बीमार हो, और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबने कहा, अगर आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम आज ज्यादा नहीं खाएंगे। शीतल वहीं खड़ी सबकी सेवा कर रही थी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खा लिया गया, और शीतल के लिए केवल 2 रोटी और दाल बची। सारी सब्जियां और चावल खत्म हो गए, और भोजन के बाद सभी पुनः अपने कमरे में चले गए। 2 रोटी और दाल खाकर शीतल ने रसोई साफ की, रसोई में बर्तन धोए और घर की सफाई की। उसकी सास और देरानी जेठानी काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में घुस जाती थीं।
और हैरानी की बात ये थी कि ये सभी दिन में ही बीमार हो गए और शाम तक सभी लोग बेहतर हो रहे थे और शाम का खाना न बनाना पड़े इसलिए कहती कि अभी शरीर में कुछ कमजोरी है। और शाम का खाना भी शीतल को इसी तरह बनाना पड़ता था और भोजन के बाद काम भी करना पड़ता था। वह इतने सारे लोगों के बीच फंसी हुई थी। शीतल ने कई बार उससे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर दिया, क्योंकि उनकी धार्मिकता सब पर प्रकट नहीं होती। लेकिन शीतल को सब पता था। शीतल को भी अब शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसे लगा जैसे वह बीमार पड़ने वाली है, क्योंकि वह इतने दिनों से लगातार घर का काम कर रही थी। घर पर भी सबको दही बड़ा बनाना, सब्जी बनाना, गेहूं साफ करना, पापड़ बनाना जैसा कुछ भी करना होता तो सभी को शीतल की याद आती। और अगर घर पर कोई मेहमान आ जाए तो शीतल को उसका काम भी करना पड़ता था। शीतल के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। यही सोचकर शीतल अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी और मैं सोच रही थी कि इस जगह मेरी शादी करवा दी है। 2 दिन बाद शीतल की सास कैलाश का जन्मदिन था। तो सबसे छोटे बेटे सुरेश ने कहा कि हर बार हम लड़कों का जन्मदिन मनाते हैं, इस बार हमें माँ का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। तो घर के बाकी सदस्य भी इस बात पर सहमत हो गए और घर में सभी लोग माँ के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित थे। सारा दिन बैठने के बाद सबने एक सूची बनाई कि कितने लोगों को बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है। करीब 50 लोगों की सूची तैयार की गई। माँ का परिवार कौन है, इसे दिन के मध्य में बुलाया जाना था। जन्मदिन की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी सुरेश की थी, चाहे घर को सजाना हो या खाने के लिए थाली, कटोरी और गिलास। और घर के तीनों दूल्हों ने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली। सुरेश ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। उन्होंने घर को बहुत अच्छे से सजाया था। लेकिन सुबह शीतल की सास अपनी देरानी और जेठानी को लेकर बाजार में खरीदारी के लिए निकल गई और शीतल से यह कहकर गए कि बेटा हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। जब हम आएंगे तो शाम के 4 बजे होंगे। जब तक हम वापस आएं, आप पनीर शेक, दाल शेक, दही वड़ा, गाजर का हलवा, पुलाव और करी तैयार कर लें। ये सुनकर शीतल का मुंह उतर गया। उसे अपने लिए भी कुछ खरीदना था, लेकिन यहाँ उनकी सास ने घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी। सबके जाने के बाद शीतल दाल पकाने लगी और उसने दही वड़ा बनाने के लिए दाल को पीस लिया और अब वह पनीर दही के लिए मटर उगा रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए आज इन तीनों को सबक सिखाना चाहिए। उसने सोच लिया कि आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसने मटर के दाने रसोई में छोड़ दिए और अपने कमरे में चादर ओढ़कर सो गई। कुछ मिनट बाद उसका पति विजय ऑफिस से घर आया और शीतल को ऐसी हालत में देखकर अपना बैग जमीन पर फेंक दिया और शीतल के पास आकर पूछा, क्या हुआ शीतल, तुम इस समय क्यों सो रहे हो? शीतल ने कहा कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत ठंड लग रही है और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। यह कहते हुए शीतल रोने लगी। तो विजय ने उन्हें संभाला और कहा कि इसमें रोने की क्या जरूरत है, आज आप आराम करें। तुमने दवा लिया नहीं? शीतल ने रोते हुए कहा कि हाँ, मैंने दवा ले ली है, लेकिन आज माँ का जन्मदिन है और घर का सारा काम वैसे ही किया है। मैं खाना बनाकर उठी तो मुझे चक्कर आने लगा, इसलिए मैं आकर सो गई। शीतल की बात सुनकर विजय ने कहा, तुम वह सब चिंता छोड़ दो, माँ और भाभी खाना बनाएंगी, आज आप आराम करें। मैं कपड़े पहनता हूं और माँ को फोन करता हूं। विजय ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ आप लोग जल्दी घर आ जाओ, आज शीतल की तबीयत बहुत खराब है और मेहमानों की तैयारी अभी बाकी है, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। यह सुनकर उनके होश उड़ गए।
और उसे आश्चर्य हुआ कि अचानक शीतल को क्या हो गया। उसने गुस्से में विजय से पूछा कि शीतल अचानक बीमार कैसे पड़ गई। तो विजय ने कहा, जिस तरह तुम बीमार हो जाते हो ऐसे ही शीतल आज बीमार पड़ गई। अब उनके कहने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। आप लोग जल्दी घर आ जाओ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। जल्द ही तीनों घर आ गए और शीतल को ऐसी हालत में देखकर उसकी सास ने गुस्से से पूछा, तो बाहर से ऑर्डर करेंगे। यह सुनकर शीतल की सास लाल टमाटर की तरह लाल हो गई और रसोई में चली गई। और जब मैंने देखा तो वहां हरी फलियां और दही बड़े की दाल के अलावा कुछ नहीं था। तो वह और अधिक लाल हो गई और कहने लगी कि घर का सारा काम हो पड़ा है और महारानी बीमार पड़ गई हैं। उसकी मां ने विजय की तरफ देखा और कहा कि पार्टी रखने की क्या जरूरत थी। तब विजय ने कहा कि शीतल हर दिन अकेले ही खाना बनाती है, तो अगर आज आप एक साथ 3 बना ले तो क्या दिक्कत है। वे सब बुरा मुंह लेकर अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ मिनटों के बाद घर की बड़ी बहू अपनी सास के कमरे में गई और बोली, माँ आज हम फंस गए हैं, हमें सारा खाना एक साथ बनाना होगा, नहीं तो हमें अपमानित होना पड़ेगा। फिर उसकी सास भी सोचने लगी कि अगर शीतल हर दिन इसी तरह बीमारी का खेल खेलेगी तो सारा काम मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वह जानती थी कि बाकी दोनों बहुओं में घर का काम करने की ताकत नहीं है और मैं अकेले घर का सारा काम नहीं कर पाऊंगी। वह बिस्तर से उठी और बोली, हमारा यह बहाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर शीतल रोज रोज यह नाटक करने लगेगी तो हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। इससे बेहतर तो यह है कि हम सब मिलकर काम करें। दोनों देरानी जेठानी ने सास की बात को स्वीकार कर लिया और सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद कभी किसी ने बीमारी का झूठा बहाना नहीं बनाया और अब शीतल भी खुश है और सभी मिलकर काम करते हैं। धन्यवाद।